आप अपना डेटा स्टोर करने के लिए अगर ड्रॉपबॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, उबर से कार बुक करते हैं, पिंटरेस्ट पर लाइफस्टाइल टिप्स ढूंढते हैं और स्पॉटिफाई पर म्यूजिक सुनते हैं, तो इन सब में एक कॉमन फैक्टर है। इसका नाम है पाइथन। आम लोगों के लिए पाइथन का मतलब है अजगर, सांप, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपर्ट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और डेटा एनालिस्ट जैसे प्रोफेशनल्स के लिए पाइथन किसी मैजिक से कम नहीं है। दुनिया भर में पाइथन डेवलपर्स की डिमांड 41% तक बढ़ गई है। तो बिना देर किए चलिए एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के थर्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को। एक टाइम था जब लोगों से कहा जाता था कि पढ़ाई के साथ साथ टाइप राइटिंग सीख लो, नौकरी ढूंढने में आसानी होगी। कंप्यूटर आया तो यही बात कही गई कि एमएस एक्सेल और टैली जानने वालों को बड़ी जल्दी काम मिल जाता है। अब अगर कोई कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पर आए तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक्टिव सेमांटिक्स है। मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मीनिंग भी बताता है। इसमें हाई लेवल इनबिल्ट डेटा कंस्ट्रक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक टाइपिंग जैसे फीचर्स हैं जो इसे रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए सूटेबल बनाते हैं। पाइथन एक इजी टू लर्न और सिंपल सिंटेक्स लैंग्वेज है जिससे इसकी रीडेबिलिटी बढ़ती है। पाइथन के फ्रेमवर्क्स, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स को सपोर्ट करते हैं जिससे कोड रीयूज करना पॉसिबल होता है। इसे सी और C++ में एक्सटेंड किया जा सकता है और ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूनिक्स के वेरिएंट्स लाइनक्स, मैक ओएस में और विंडोज में भी रन किया जा सकता है। धीरे धीरे करके इसके सभी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल पाइथन का इतिहास देख लेते हैं। गिडो वन रॉसम जो एक डच प्रोग्रामर है, उन्होंने इस पर 1980 में काम करना शुरू किया था और फाइनली ये रिलीज हुआ था 1991 में, यानी 1991 में। इन्हें क्रिएटर ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। इनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से मास्टर्स इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। 2005 से 2012 तक इन्होंने गूगल में काम किया और अपना ज्यादातर वक्त पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करने में बिताया। 2013 से 2019 तक ये क्लाउड फाइल स्टोरेज कंपनी ड्रॉपबॉक्स में रहे और फिलहाल ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ एसोसिएटेड है और डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं पाइथन को क्रिसमस की छुट्टियों में डिजाइन किया गया था? एक्चुअली हुआ यूं था कि एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करते हुए गिडो वन रॉसम ने लैंग्वेज डिजाइनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उन्हें रियलाइज हुआ कि ये एक ऐसा लैंग्वेज भी होना चाहिए जिसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक्सटेंड किया जा सके। वहीं से एक नया लैंग्वेज डिजाइन करने की सूची 1989 में क्रिसमस हॉलीडेज के दौरान गिडो ने पाइथन पर काम करना शुरू किया और एक साल के अंदर ही उन्हें अपने फेलो कलीग से जो फीडबैक मिला उससे वो इंस्पायर हुए। 1991 में फाइनली पाइथन रिलीज हुआ और आज ये दुनिया का एक पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जहां तक बात है पाइथन की, तो इसे द पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन मैनेज करता है। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पाइथन 2.1 और इसके न्यूअर वर्जन्स के कॉपीराइट हैं। पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का मकसद है पाइथन प्रोग्रामिंग से जुड़े ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाना और पाइथन के यूज को पॉपुलर बनाना। तो क्या पाइथन को यूज करने में कोई कॉपीराइट की दिक्कत आ सकती है? अगर ये सवाल मन में आया है तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। पाइथन का जो सोर्स है उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक कि आप इसके कॉपीराइट्स का उल्लंघन नहीं करते। हाँ, अगर आप इसका कोई कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो आपको इसका क्रेडिट पाइथन को देना होगा। बाकी आप कॉपीराइट रूल्स के बारे में इस लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं। अगर बात करें पाइथन की, तो ये क्यों इतना पॉपुलर है, क्या इसकी खासियत है जो इसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का लाडला बनाती है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे बहुत से डिफरेंट क्लासेस के प्रॉब्लम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि इसे स्ट्रिंग प्रोसेसिंग जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस, यूनिकोड फाइल्स के बीच का अंतर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जैसे HTTP, FTP, SMTP, XML RPC, POP, IMAP के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अलग अलग फेजेस जैसे यूनिट टेस्टिंग, लॉगिंग, प्रोफाइलिंग, पाइथन कोड की पार्सिंग में और ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेसेस जैसे सिस्टम कॉल्स, फाइल सिस्टम्स, TCP या IP सॉकेट्स के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा पाइथन के साथ थर्ड पार्टी एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पाइथन कितना वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी हमारे पास इंटरनेट है और यूट्यूब पर हर तरह के ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं।
बस सर्च करने की देर है। किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े सवाल का जवाब हमें चुटकियों में मिलता है। पर एक टाइम था जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए भी लोग किताबें पढ़ते थे, पर आज पाइथन सीखने के लिए शायद ही कोई किताब पढ़े। पर पाइथन के ऊपर आपको यूक्रेनियन, डच, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, रशियन, अरेबिक तक में पाइथन बुक्स मिल जाएंगी। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सुन लीजिए। पाइथन के क्रिएटर हीदो फॉन रॉसम को इसका नाम पाइथन रखने का ख्याल कहां से आया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये नाम थोड़ा सा अटपटा साउंड करता है ना? तो बात यह है कि हीदो फॉन रॉसम जब पाइथन डेवलप करने में लगे हुए थे, उस दौरान वो एक कॉमेडी सीरीज मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस देखते थे। उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए जो शॉर्ट, यूनिक और थोड़ा मिस्टीरियस हो, तो बस उन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। कंप्यूटर साइंस के हर विंग्स को देखें तो चाहे डेटा साइंस हो या डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग, बिग डेटा हो या डीप लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर एसक्यूएल, पाइथन पानी की तरह हर कहीं फिट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि डेवलपर्स कम्युनिटी में ये इतना पॉपुलर क्यों है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडर्स जो पहली बार प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए पाइथन एक बेस्ट ऑप्शन है। सिंपल सिंटेक्स होने के चलते ये मोस्ट एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके कोड्स भी बड़ी ही आसानी से लिखे जा सकते हैं। पाइथन एक 30 साल पुराना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस वजह से इसकी एक बड़ी कम्युनिटी दुनिया भर में डेवलप हो गई है, जो इसे सीखने और समझने में नए यूजर्स की मदद करती है। इस कम्युनिटी में बिगिनर से लेकर के एक्सपर्ट लेवल्स के लोग मौजूद हैं। ऊपर से ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और विंडो एंड लाइनेक्स एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कामों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग और बिग डेटा ये कंप्यूटर साइंस के हॉटेस्ट ट्रेंड्स हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में पाइथन ही दूसरा फेमस नाम है। डेटा एनालिटिक्स टूल्स के चलते हर दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है, जिसे मैनेज करने में पाइथन बहुत ही एडवांस्ड है। इसलिए डेटा प्रोफेशनल्स पाइथन को लेकर के हमेशा खुद को अपडेटेड रखते हैं। पाइथन से जुड़ी बहुत सी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स मौजूद है, जैसे नमपी, साइपाई और जेंगो। इन्हें डेवलपर्स खूब इस्तेमाल करते हैं, इससे उनका कीमती समय बचता है और ऐसा कोई कोडिंग वाला काम नहीं है जो पाइथन से पॉसिबल ना हो। इसलिए टॉप बिजनेस और सॉफ्टवेयर कंपनीज पाइथन पर आंख बंद करके भरोसा करती हैं, जिनमें फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम जैसे नाम शामिल हैं। अगर आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जानकारी है तो आपको पता होगा कि बहुत से यूजर्स ये सवाल उठाते हैं कि पाइथन इतना स्लो क्यों है। ये एक सच्चाई है। जावा, सी शार्प, गो, जावास्क्रिप्ट और C++ से कंपेयर करें तो पाइथन का एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ा स्लो है, पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नजरिए से कंप्यूटर रन टाइम के मुकाबले डेवलपमेंट टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डेवलपमेंट टाइम के लिहाज से पाइथन को बीट करना मुश्किल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT के बारे में भी आपको पता होगा। मोबाइल से AC कंट्रोल करना हो या वॉइस कमांड से रूम का लाइट ऑफ करना हो, रिमोट से खिड़कियों के पर्दे हटाने हो या वॉइस कमांड से टीवी का चैनल बदलना हो, आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का यूज बहुत बढ़ गया है और यहाँ पाइथन बाजी मार जाता है। इस तरह के स्मॉल इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस में यूजर्स को कस्टमाइजेशन चाहिए होता है। इस तरह के ढेर सारे डिवाइसेस पाइथन और माइक्रो पाइथन सपोर्ट करते हैं, जिनसे इनकी कोडिंग बड़ी आसानी से बदली जा सकती है। इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पाइथन डोमिनेट कर रहा है। अब पाइथन सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं रह गया है, ये इतना पॉपुलर हो गया है कि ये एक एकेडमिक लैंग्वेज बन गया है। मतलब कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई जहां कहीं भी होती है, वहां सिलेबस में पाइथन कुंडली मार करके बैठ गया है। मतलब हर स्टूडेंट को पाइथन तो पढ़ना ही है और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इसे पढ़ाया भी जा रहा है। इसके अलावा ऑटोमेशन आने वाले दिनों में हर इंडस्ट्री में दिखाई देगी। वैसे भी इंसानों का काम रोबोट्स ने ले ही लिया है, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर बन गई है। ऑटोमेशन टूल्स बनाने और उन्हें रन करने के लिए सिर्फ कुछ लाइंस की पाइथन कोडिंग कीजिए और आपका ऑटोमेशन टूल चलने के लिए तैयार है। तो देख लिया आपने क्यों पाइथन किंग ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि उसे कोडिंग सीखनी है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो आप उसे कह सकते हैं पाइथन सीख लो, जिंदगी भर काम आएगा। अब आते हैं एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर। डेटाबेस मैनेजमेंट में एसक्यूएल ही फर्स्ट चॉइस मानी जाती है। लगभग सभी डेवलपर्स एसक्यूएल यूज करते हैं।
डेटाबेस के एरिया में ये एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड रखता है। डी फैक्टो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कंप्लीट डोमिनेंस, यानी मार्केट में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो। वहीं पाइथन एक ऑलराउंडर है और दोनों को अगर साथ मिला दिया जाए तो दोनों टूल्स एक साथ ऑटोमेशन और एफिशिएंसी में नया बेंचमार्क सेट करते हैं। इन दोनों के बीच PyODBC एक ब्रिज का काम करता है। PyDOC पाइथन का एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल है जो ODBC डेटाबेस को एक्सेस करने में मदद करता है। पाइथन को अगर SQL सर्वर से कनेक्ट करना हो तो ये काम करता है pyodbc.connect। और अगर बात करें SQL से पाइथन में डेटा एक्सट्रैक्ट करने की तो पाइथन यूज करता है पैंडास, PANDAS। पैंडास में रीड SQL नाम का एक फंक्शन होता है जो SQL का डेटा रीड करता है। पाइथन SQL में डेटा चेंज करने की फैसिलिटी भी देता है। जब इसे एग्जीक्यूट किया जाता है तो SQL में डायरेक्ट डेटा चेंज होने के बदले एक टेम्पररी एग्जिस्टिंग स्पेस में डेटा चेंज होता है। साथ ही पाइथन से डेटा मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। पाइथन आपको क्यों सीखना है, इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। सब सीख रहे हैं, मैं भी सीखूंगा, मैं भी सीखूंगी। मेरा बेस्ट फ्रेंड कंप्यूटर साइंस ले रहा है, मैं भी ना वही पढ़ाई करूंगी। और आजकल हर कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात हो रही है, कोडिंग सुनने में कूल लगता है। तो ऐसी सोच के साथ कभी भी कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। बहुत जल्दी ही आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे। पाइथन सीखने के लिए एक आपका खुद का इंटरेस्ट और कंप्यूटर साइंस में करियर बनाने का गोल होना चाहिए। अगर आपको पता है पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो चलिए आपके लिए पता करते हैं व्हाट कैन यू डू विद पाइथन। शुरुआत वेब डेवलपमेंट से करते हैं। जेंगो और फ्लास्क जैसे वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स पाइथन पर बेस्ड हैं। ये सर्वर साइड कोड क्रिएट करने में मदद करते हैं। वेब फ्रेमवर्क से कॉमन बैकएंड लॉजिक तैयार करने में आसानी होती है। इससे URL मैपिंग, HTML फाइल जनरेट करना और डेटाबेस से डीलिंग आसान हो जाती है। तो एज अ बिगिनर आपको जेंगो और फ्लास्क जैसे वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अगर स्पेसिफिकली फ्लास्क की बात करें तो ये जेंगो के मुकाबले सिंपल है, फ्लेक्सिबल है और इसमें कम कंपोनेंट्स है। इसके बाद है मशीन लर्निंग। इसे समझने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमारी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न, ये समझ पाएंगे। तो बेसिकली एक AI टूल कैसे समझता है किसी पिक्चर में पेड़ बना है या ट्रेन, डॉग या कार। इस तरह के हजारों पिक्चर्स को एल्गोरिदम से समझाया जाता है। बेसिकली जो कोड्स लिखे जाते हैं उनमें कुछ पैटर्न्स डाले जाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पैटर्न्स को समझने लगता है। मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स और रैंडम फॉरेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन भी हमें रिकमेंडेशंस देने में इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में भी इस तरह के पॉपुलर मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज हैं जिनका नाम है scikit-learn और टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो पाइथन की एक लोअर लेवल लाइब्रेरी है जिसमें कस्टम मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लिखने का काम किया जाता है। इन दोनों में किसी भी बिगिनर को सबसे पहले scikit-learn सीखने को कहा जाता है। अगर कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस करना चाहता है तो केगल एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन की। तो विजुअलाइज का मतलब है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्रिकेट मैच देखते हुए दोनों टीम्स के स्कोर बोर्ड को कंपेयर किया जाता है। टावर बने होते हैं और ग्राफ ऊपर या नीचे जाता है, उसी को डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। पाइथन के पास भी डेटा विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरी है जिसका सबसे पॉपुलर वर्जन है मैटप्लॉटलिब। अगर इस तरह की लाइब्रेरी पर आपका कमांड हो जाए तो स्टैटिस्टिकल डेटा विजुअलाइजेशन के लिए Seaborn भी सीख सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रिप्टिंग की। नॉर्मली आप जानते हैं कि स्क्रिप्ट होती है किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री के डायलॉग्स जो बातचीत या नैरेटिव के फॉर्मेट में होती है। पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है किसी सिंपल टास्क को ऑटोमेट करने के लिए प्रोग्राम लिखना। जैसे मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और आपको ईमेल पर ऑर्डर्स मिलते हैं। हफ्ते के एंड में आपने सोचा कि चलिए देखा जाए वेज और नॉन वेज ऑर्डर्स कितने आए हैं। तो आप ये काम मैनुअली कर सकते हैं और अगर आपने इसे काउंट करने के लिए कोई छोटी सी कोडिंग कर ली जो ऑटोमेटिकली ये काम कर दी तो वो कोडिंग हुई स्क्रिप्टिंग। पाइथन से स्क्रिप्टिंग बड़ी आसानी से हो जाती है इसके इजी सिंटेक्स के चलते और इसे टेस्ट करना भी काफी आसान है। तो क्या पाइथन से गेम डेवलपमेंट भी पॉसिबल है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में दौड़ रहा है तो इसका जवाब है हाँ। पाइथन की पाइगेम लाइब्रेरी इस काम को करती है, लेकिन ये बहुत बेसिक गेम डेवलपिंग लाइब्रेरी है तो इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर आप सच में एक गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो यूनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक गेम डेवलपमेंट इंजन है जिसे C# के साथ बेटर रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है। पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप की जाती है। पाइथन के पास इस काम के लिए है tkinter और Qt लाइब्रेरी, पर इनका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसके बदले जावा, C++ और C# ज्यादा पॉपुलर है।
रिसेंटली डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज ट्रेंड में है। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत से ही एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि किसी भी बिगिनर के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उन्हें क्यों पाइथन से ही शुरुआत करनी चाहिए। इस बात का जिक्र कई बार आया है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स आज भी C++ या जावा से शुरुआत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पाइथन के सिंटेक्स बहुत सिंपल होते हैं। इनके पास लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और अपने प्रोग्रामिंग कोर्सेज के दौरान पाइथन के साथ स्टूडेंट्स को मौका मिलता है प्रॉब्लम डीकंपोजिशन और डेटा टाइप डिजाइन पर फोकस करने का। पाइथन में स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी लूप्स और प्रोसीजर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर हो जाने के बाद पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यूज करके स्टूडेंट्स रियलिस्टिक एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हैं और कोड्स को रीयूज करना सीख जाते हैं। और अगर कहीं वो अटक गए तो पाइथन कम्युनिटी और इंटरनेट पर पाइथन से जुड़े हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, जिससे बिगिनर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो अगर आप एक बिगिनर है और पाइथन सीखना चाहते हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसका जिक्र करना जरूरी है। ये रहे कुछ यूजफुल टिप्स। टिप नंबर 1 है, हर रोज कोडिंग कीजिए। किसी भी काम को सीखने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है और यही बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने पर भी लागू होती है। लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना तो जरूरी है ही। रोज कोडिंग करेंगे तो आपकी मसल्स मेमोरी स्ट्रांग होगी और आप चीजों को मेमोराइज भी करने लगेंगे। कम से कम आपको हर दिन 25 मिनट तक प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, तब जाकर आप एक्सपर्टीज की ओर बढ़ पाएंगे। टिप नंबर 2 है, नोट्स बनाइए। बचपन से आपने सीखा है जब भी कुछ पढ़ो तो जरूरी पॉइंट्स को नोट डाउन करो। ये तरीका पाइथन और दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में भी इम्प्लीमेंट कीजिए, काफी जल्दी सीखेंगे। रिसर्चर्स कहते हैं कि हाथ से नोट लिखने पर लॉन्ग टर्म रिटेंशन मिलता है और अगर आप लॉन्ग रन के लिए फुल टाइम डेवलपर्स बनना चाहते हैं तो व्हाइट बोर्ड पर कोडिंग करना शुरू कीजिए। इसके अलावा जब आप किसी स्मॉल प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करें तो अपने कोड्स पहले हाथ से पेपर पर लिखिए और उसके बाद कंप्यूटर पर जाइए। टिप नंबर 3 है, गो इंटरैक्टिव, यानी पाइथन आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे स्ट्रिंग्स, लिस्ट, डिक्शनरीज वगैरह सीखते हुए या एप्लीकेशन डीबगिंग करते हुए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाइथन शेल के साथ इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। टिप नंबर 4 है, सीखने के दौरान ब्रेक लीजिए। कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक लॉजिकल एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है जहां पर हर दिन नई चीजें आती रहती है और लाइफ लॉन्ग आपको सीखना पड़ता है। इसलिए प्रोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करते हुए जब आधे घंटे की लर्निंग हो जाए तो कंप्यूटर स्क्रीन से उठ जाइए और ब्रेक लेकर ये सोचिए कि आपने क्या क्या सीखा। ब्रेक के दौरान वॉक पर जाइए। ब्रेक लेना तब और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप डीबगिंग कर रहे हो। जब आप बग करें और ये समझ नहीं आए कि गड़बड़ी कहाँ हुई है तो अपने कंप्यूटर से हट जाइए। कुछ देर अकेले बिताइए या दोस्तों से बातें कीजिए। जब दिमाग फोकस्ड हो जाए तो दोबारा सिस्टम पर आइए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपके कोड्स का रूल एंड लॉजिक को हर बार फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि एक सिंगल कॉमा या क्वेश्चन मार्क भी मिस हुआ तो कोड रन नहीं करेगा। इसलिए जितनी भी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हैं उसे बार बार प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। वैसे आपने बग बाउंटी हंटर के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें प्रोग्रामर्स और कोडर्स किसी सिस्टम में बग ढूंढते हैं और बदले में उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। तो टिप नंबर 5 है, जब भी आप अपना कोड रन करें तो आने वाले बग से परेशान ना हो। फ्रस्ट्रेट होने के बदले उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए और बग को फिक्स कीजिए। सोचिए कि आप एक बग बाउंटी हंटर है। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और अगर आपने कोई बग बाउंटी जीत ली तो नाम और पैसा दोनों मिलेंगे। हो सकता है कंपनी आपको जॉब पर ही रख ले। आगे टिप नंबर 6 है, अपने आप को दूसरे लर्नर्स के साथ भी जोड़े रखिए। ज्यादातर प्रोग्रामर्स खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और कोडिंग करते हैं ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये अच्छी बात है, पर एक से भले दो वाली कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। इससे आपको अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे और आपकी लर्निंग एनहेंस होगी। अगर आप पाइथन में अच्छे हैं तो दूसरों को सिखाकर आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आपके आसपास फिजिकली कोई नहीं है इंटरैक्ट करने को तो पाइथन कम्युनिटी ढूंढिए, ऑनलाइन कनेक्शन बढ़ाइए और ट्यूटोरियल वीडियोस देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। टिप नंबर 7 है, सवाल पूछिए। जितना ज्यादा आप क्यूरियस रहेंगे उतना ही फायदा होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सवाल पूछने का भी एक तरीका है। जैसे आप क्या करना चाहते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है वो क्लियर कीजिए। आपने क्या क्या किया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम पर आप अपनी थॉट्स बताइए ताकि आपको हेल्प करने वाले को लगे कि आप भी उस पर काम कर रहे हैं। डेमो दिखाना भी जरूरी होता है, जैसे कोई एरर शो किया तो उस एरर मैसेज में क्या लिखा था, कोड रन करते समय स्क्रीन पर क्या फ्लैश हुआ था, वगैरह वगैरह। टिप नंबर 8 है, कुछ भी बिल्ड कीजिए। आपने जितनी भी कोडिंग सीखी है उससे कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। पाइथन के साथ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए तो बनाना शुरू कर दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर गेसिंग गेम, सिंपल कैलकुलेटर एप्लीकेशन, डाइस रोल सिमुलेटर या फिर बिटकॉइन प्राइस नोटिफिकेशन सर्विस।
इस तरीके से जब आपके हाथ मजबूत होने लगेंगे तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना आपको एक्सपर्ट बनाएगा। तो पाइथन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो कहाँ सीख सकते हैं ये जान लीजिए। आइए कुछ प्लेटफॉर्म से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है python.org। ये एक फ्री रिसोर्स है जहां पर आपको सीखने के लिए ऑफिशियल पाइथन डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगे। ये बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक से लेकर के एडवांस तक की वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स मिल जाते हैं। यहाँ पाइथन के ऊपर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलती है और ये अपने यूजर्स को बताता है कि पाइथन IDE इंटरप्रेटर्स को इंस्टॉल कैसे करना है। जो ट्यूटोरियल्स है उन्हें 81 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाता है ताकि नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी पाइथन बड़े आराम से सीख सके। अगला प्लेटफॉर्म है फ्री कोड कैंप, जो टेक्स्ट बेस्ड कोर्सेज ऑफर करता है जो बहुत ही अच्छे से पाइथन कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो फ्री कोड कैंप चेक कर सकते हैं। यहाँ पाइथन बेसिक्स, वेरिएबल्स, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूप्स, एरेज, डेटा स्ट्रक्चर और डिक्शनरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है। एक और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है गूगल्स पाइथन क्लास। गूगल अपने बहुत से प्रोजेक्ट्स में पाइथन को यूज करता है, जैसे सिस्टम बिल्डिंग, एडमिनिट्स टूल्स, कोड इवैल्यूएशन टूल्स, APIs एंड डेटा एनालिसिस वगैरह है। अगर बात करें पाइथन सीखने में गूगल के कंट्रीब्यूशन की, तो बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स के साथ आप गूगल्स पाइथन क्लास ले सकते हैं। ये फ्री है और हाईली यूजफुल भी है। इसके अलावा लिंक्डइन लर्निंग पर आप पाइथन एसेंशियल ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये भी वीडियो बेस्ड कोर्स है और इसकी ड्यूरेशन है 4 घंटे 51 मिनट, जिसे आप स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कोड एकेडमी, यूडेमी और कोर्सेरा पर भी पाइथन के कोर्सेज अवेलेबल है। आप अपनी नॉलेज एंड स्किल्स के हिसाब से इनमें एनरोल हो सकते हैं। अब अगर आप पाइथन सीख जाते हैं तो सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में क्या क्या रोल्स निभा सकते हैं, आइए जरा समझ लेते हैं। सबसे पहला रोल है पाइथन डेवलपर। अगर आप पाइथन सीखने में घंटों लगा रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज को पाइथन डेवलपर्स की तलाश रहती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट का फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट को अप टू डेट रख सके। एक पाइथन डेवलपर का काम होता है पाइथन लैंग्वेज में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिजाइन, कोड और डिप्लॉय करना। एक पाइथन डेवलपर को डेटा कलेक्शन और एनालिटिक्स की टीम के साथ मिलकर के काम करना पड़ता है। पाइथन में बन रहे किसी एप्लीकेशन के कोड बेस को मेंटेन करना, उस कोड में बग्स एंड एरर्स को फिक्स करना, पुराने फीचर्स को मेंटेन करना और नए फीचर्स डेवलप करना और एप्लीकेशन का ओवरऑल परफॉर्मेंस एनहेंस करना पाइथन डेवलपर का काम होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर जब आप पाइथन के अलावा दूसरे लैंग्वेज जानते हैं तो पाइथन में आपकी नॉलेज का फायदा मिलता है और आप प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करते हैं। अगर पाइथन को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप पाइथन स्क्रिप्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और एरर्स को ठीक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर भले ही आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, पर डिमांड के लिहाज से पाइथन सीख लेना हमेशा एडेड एडवांटेज देगा। पाइथन सीख करके जो अगला रोल आप हासिल कर सकते हैं वो है प्रोडक्ट मैनेजर। बेसिकली एक प्रोडक्ट मैनेजर किसी के स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर के ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाता है। मार्केट रिसर्च करके ये डेवलपिंग टीम को बताते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में डेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पाइथन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है। इसलिए एक प्रोडक्ट मैनेजर का पाइथन में एक्सपर्ट होना जरूरी है। सीनियर डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए भी पाइथन का आना जरूरी है। एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिस्ट की टीम को सुपरवाइज करना होता है। ये एनालिटिकल टूल्स बनाते हैं ताकि नॉलेज जनरेट हो, डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं और डेटा के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं। इन्हें मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड एल्गोरिथम पर भी काम करना होता है। एक डेटा साइंटिस्ट का पर्पस ये भी होता है कि वो डेटा स्टोर करने के नए नए आइडियाज दे, और क्योंकि एसक्यूएल के साथ पाइथन बड़ी इजीली मर्ज हो जाता है और डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पाइथन में एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। पाइथन जानने वाले ऑटोमेशन टेस्टिंग इंजीनियर भी बनते हैं, क्योंकि इन्हें पाइथन टेस्ट फ्रेम टूल्स जैसे पाइटेस्ट, पाई यूनिट, बिहेव वगैरह की भी जानकारी होती है। और जैसा कि हम इस डॉक्यूमेंट्री में बता ही चुके हैं कि बहुत ही कम कोडिंग के साथ पाइथन से ऑटोमेशन टूल्स रन करना पॉसिबल है। इसलिए पाइथन जानने वाले को ऑटोमेशन टेस्टिंग इंजीनियर का रोल भी इजीली मिल जाता है। फाइनली पाइथन को पूरी तरीके से समझने के बाद पाइथन का कौन सा वर्जन किसी बिगिनर को सीखना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर कैंडिडेट पूछता ही है। तो इस पर भी एक कंपैरिजन तो बनता है। शुरुआत पाइथन 2 से करते हैं। पाइथन 2.0 को साल 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे बी ओपन पाइथन लैब्स की टीम ने क्रिएट किया था। इसका पर्पस था प्रोग्रामिंग को सिंपल बनाना और पाइथन को लोगों के बीच फेमस करना। पाइथन 2.0 के 7 वर्जन्स आ चुके हैं। लास्ट वर्जन था पाइथन 2.7, जिसे 3 जुलाई 2010 में लॉन्च किया गया था।
पाइथन 3 को 2008 में लॉन्च किया गया, जिसका मोटिव था पाइथन से रिडंडेंसी कम करना, यानी सेम कोड को बार बार लिखने से छुटकारा पाना। पाइथन 3 के आते ही टेक वर्ल्ड को पाइथन 2 बेकार लगने लगा और 2020 आते आते पाइथन 2 की लेगेसी पाइथन 2.7 के साथ खत्म हो गई। 2008 से 2018 तक पाइथन 3 के भी 7 वर्जन्स आ चुके हैं। पाइथन 2 में लिखे गए कोड्स को पाइथन 3 में लाना एक टाइम टेकिंग और डिफिकल्ट जॉब था, इसलिए पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों की नॉलेज जरूरी थी। लेकिन समय के साथ साथ पाइथन 3 को कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया कि ये वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस और एनालिटिक्स स्क्रिप्टिंग के लिए सूटेबल बन गया। इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है वो है पाइथन 2 में प्रिंट कीवर्ड को फंक्शन के बदले स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता था और पाइथन 3 में इसका उल्टा है। पाइथन 2 में स्ट्रिंग्स को बाय डिफॉल्ट ASCII यानी कि ASCII में स्टोर किया जाता था, पर पाइथन 3 स्ट्रिंग्स को बाय डिफॉल्ट यूनिकोड में स्टोर करता है। पाइथन 3 के कोडिंग सिंटेक्स पाइथन 2 के मुकाबले ज्यादा इजी है। 2020 के बाद से पाइथन 2 अब यूज में नहीं है और पाइथन 3 पाइथन 2 के कंपैरिजन में ज्यादा फेमस है और ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। पाइथन 2 के ज्यादातर एक्सपर्ट्स डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस इंजीनियर ही बनते थे, पर पाइथन 3 के साथ आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट भी बनते हैं। इस कंपैरिजन से अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन 3 के साथ आगे बढ़ना समझदारी होगी। अब जरा पैसों की बात कर ले, मतलब HR से सैलरी नेगोशिएट करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए कि एक पाइथन डेवलपर को इंडिया में कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2022 में पाइथन सबसे ज्यादा डिमांडिंग स्किल्स वाला प्रोफेशन था। गूगल, नासा, फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम और IBM जैसी इंडस्ट्री लीडर्स पाइथन का इस्तेमाल करती हैं और आज दुनिया भर में 8 मिलियन से ज्यादा डेवलपर्स पाइथन पर काम करते हैं। इंडिया में एक पाइथन डेवलपर की एवरेज एनुअल सैलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए। ये लोकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को 10 लाख या उससे भी ज्यादा की एनुअल सैलरी ऑफर की जाती है। इसलिए अगर कोई टेक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं या टेक्निकल स्किल्स वाली वीडियोस आप देख रहे हैं तो एड्स में बहुत से पाइथन सीखने वाले कोर्सेज के एडवर्टीजमेंट भी फ्लैश होते रहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पाइथन सीख सकते हैं तो ऑल द बेस्ट, और किसी को पाइथन में इंटरेस्ट है तो उसे कहिए कि infinitystream.tv पर आए और ये वाली डॉक्यूमेंट्री जरूर से देखे। तब तक आप कुछ और एक्सप्लोर कीजिए, हो सकता है आप भी अपना कोई नया पैशन डिस्कवर कर ले। देखते रहिए infinitystream.tv। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।